मडगार्ड जो है, व्हील्स में मडगार्ड लगाए जाते हैं। एक तो ये देखो व्हील जो है फॉर्म ऐसा होता है सर्कुलर। अब जैसे मान लो बरसात का समय आ गया और बरसात में इन द रेनी डे मान लो आपके पहिए में व्हील में ये कोई मिट्टी है, गीली मिट्टी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है और व्हील इस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह घूम रहा है, ये एक्सेल हो गया। और हमारे टावा ये रोड है, ये उबड़ खाबड़ अनियमित रोड है और जब ऑटोमोबाइल चलेगा रोड हमारा यहाँ है अनइवन, और यकीनन अनइवन रोड पर जब आप चलेंगे, उबड़ खाबड़ वाले रोड पर आप चलेंगे, वो यानी व्हील के द्वारा आपके ऑटोमोबाइल में क्या लगना शुरू हो जाएगा, जर्स लगने शुरू हो जाते हैं। और जब जर्स लगा, चलो मान लो आपको समझाने के लिए हमारे पास ये स्टिल फोटोग्राफी है, और जर्स के दरमियान ये जो मिट्टी लगी है, मड लगा हुआ है, ये क्या होगा, उस पहिए से क्या होना शुरू करेगा, डिटैच होगा। वेरी गुड। देखो जब तक ये मड इस व्हील के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका मोशन ऑन हो रहा है। हाँ, जब तक ये जो मड है, मड का एक पीस हम आपको दिखा रहे हैं जो पहिए के साथ स्टिक है, चिपका हुआ है, और जैसे जैसे व्हील मूव करेगा तो ये भी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, आपको बताया हमने पहले भी, ये फोर्स जो लग रहा है ये टुवार्ड द सेंटर, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? हाँ, लेकिन जैसे ये डिटैच होगा, जैसे ये अलग हो जाएगा, ये यहाँ से अलग हुआ, अलग होने की वजह क्या है? हाँ, जर्स जो होते हैं उसकी वजह से हो सकता है मे बी डिटैच नहीं फ्रॉम द व्हील। तो एट द टाइम ऑफ डिटैच, मान लो वो यहाँ पर डिटैच हुआ तो उस समय डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता लगाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका पाथ है नहीं, इसका पाथ अभी फिलहाल कैसा पाथ है ये? अच्छा, जब वो डिटैच होगा तो उस समय एट द टाइम ऑफ डिटैच वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस मड। तो आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लीजिए, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट बनाती हुई जाए। सो दिस टेंजेंट एट द टाइम ऑफ द डिटैच, दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन। ये हमें क्या दे देगी? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ द डिटैच। तो ये जो मड है ये इधर टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अभी फिर एक बार देखो जरा ध्यान से। हाँ, फिर देखना ध्यान से। ये एक व्हील है, आपका ऑटोमोबाइल, आपका मोटरसाइकिल इधर ऐसे इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, और इधर से ये जा रहा है। देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे चलो मान लो ये जो है ये टाइम ऑफ डिटैच है, ये मड ये है, यहाँ पर अगर ये अलग हो गया तो यू ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये जो टेंजेंट लाइन है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा। और नहीं, और इधर नहीं, ये आप ऑटोमोबाइल है, चलो आपको भी बना दे रहे हम, ये आपका चेहरा है, अपनी सीट पर बैठे होगे, कोई भी ऑटोमोबाइल होगा, ये पहिया बना दिया। और आइए, ये जो क्या है, ये जो मड है ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा टेंजेंशियली, और ये आपके चेहरे पे जाके मिट्टी लगेगी। बरसात के दिन है तो ऐसे बड़ा समस्या होने लगेगी। तो इसीलिए पहिए के चारों ओर हम लोग क्या बना देते हैं, लगा देते हैं। हाँ, और ये जो मड है जब ये डिटैच होगा, टाइम ऑफ डिटैच हमें ये अलग होगा, और जब ये फ्लाई ऑफ करेगा उसको यही रोक लिया जाएगा।
है ना। तो आपने देखा है ये हमारे जो व्हील होते हैं ऑटोमोबाइल में मडगार्ड बनाए जाते हैं, तो वजह क्या है, मड जनरली मड जो होती है वो फ्लाई ऑफ करती है, उड़ जाती है, उड़ने लगती है, और वो ऐसे फ्लाई ऑफ करती है टेंजेंशियली, मुझे मेरी डायरेक्शन में जाने दो। वो मड नहीं फ्लाई ऑफ नहीं टेंजेंशियली, इसमें कौन सा एनर्जिया लग रहा है? हाँ वेरी गुड, अब तुम लोग पढ़ने लगी। और इसमें लग रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और भी कल हमने आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एग्जाम्पल समझाए थे, जैसे यानी अचानक सडनली, इफ नहीं एनी बस नहीं टेक्स नहीं सडनली इन लेफ्ट डायरेक्शन इन देयर सर्कुलर पाथ नहीं, एवरी पैसेंजर सिटिंग इन साइड द बस नहीं मूव इन राइट साइड, इधर इधर मूव करने लगता है वो। और अगर ड्राइवर ने बस को राइट साइड में मोड़ दिया तो वो इधर जाएगा पैसेंजर, लेफ्ट की तरफ। हाँ तो ये इट इज ड्यू टू द यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसकी वजह से संभव हो रहा है इनर्शिया ऑफ। हाँ वेरी गुड। तो कल हम इनर्शिया में पूरा लेक्चर हमारा इनर्शिया में चला गया। अब सुनिए आज की कहानी सुनाते हैं, बस 1 घंटे के लिए बिल्कुल अच्छे से सुनना, ताकि औरों से आप आगे हो जाए, कल की रिस्पेक्ट में आपको और अच्छा लगे। एक हमारे फिजिक्स में ऑलराउंडर साइंटिस्ट है, ऑलराउंडर, इनको हम क्या बोलते हैं, दिस द ऑलराउंडर। ये फिजिक्स में ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं जिसमें ये मास्टर ना हो, मतलब हर फील्ड में अपनी दखल देते हैं ये। अभी अभी साइंटिस्टों को बुरा लगता है, अवाम में हड्डी बन जाते हैं। कोई साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च किया, कोई बड़ा अच्छा रिसर्च किया, 8 साल 12 साल 13 साल साइंटिस्ट ने लगा दिए, और न्यूटन उसमें एंटर कर गए, और न्यूटन ने उनके लॉ को ही गलत ठहरा दिए, तो बहुत सारे लॉ उन्होंने अरेस्ट किए। तो हम लोग हायर एजुकेशन में जो उनके द्वारा करेक्शन किए गए, उन करेक्शन को पढ़ते हैं हम लोग, और उन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूटन करेक्शन। तो न्यूटन अपने क्षेत्र में मास्टर थे, अपने फील्ड में जो डिफरेंट फील्ड है, साथ में जो दूसरे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उसमें भी वो दखलंदाजी दे देते थे, है ना। फिर हम धीरे धीरे 11th में भी इनको पढ़ेंगे, हर क्षेत्र में पढ़ेंगे, हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, ऑक्सीलेशन वेव में भी इनको स्टडी करेंगे। अभी डायनामिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बनाए रहे हम लोग, ग्रेविटेशन में भी हम पूरा इनका सहयोग लेंगे। और उन्हीं न्यूटन ने हमें बताया कि जब मोशन स्टडी करते हो देयर आर द 3 लॉज ऑफ मोशन। मोशन जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इतने लॉ आ दिए, देयर आर द 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज दिए मोशन के। वो हम लोग 3 लॉ को पढ़ेंगे डिटेल्स में 1 by 1, ऐसा नहीं तीनों अभी हम एक हाँ उड़ेल दे, हम आपको 1 by 1 स्टडी कराएंगे। तो पहला लॉ जो है आपको बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जरा आज इसमें अंडरटेक करिए आप। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि इस दुनिया में हर बॉडी कंटिन्यू करेगी अपने स्टेट को। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है वो इसमें रहना हम करेगी, हाँ अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, हाँ जब तक नहीं उस बॉडी पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, उसको मजबूर ना कर दे उस स्टेट को बदलने के लिए, है ना। तो इनका स्टेटमेंट रिलीज हुआ, लॉ है और हमें स्टेटमेंट बोलने पड़ेंगे, हमें बताने पड़ेंगे कि कैसे इसको समझाया जाए। और इन्होंने इस तरह समझाया, सुनना ध्यान से। वो ये कहते हैं कि एवरी बॉडी continues in its state
इन स्टेट, हर बॉडी कंटिन्यू करेगी अपने ही स्टेट्स में। अब स्टेट कितने तरह के होते हैं? हाँ, वो स्टेट के नाम बता सकते हो? स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं, और अथवा स्टेट ऑफ मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, वो थोड़ा सुधार लाओ अपने आप में। और एवरी बॉडी कंटिन्यू करेगी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या वो रेस्ट में रेस्ट को कंटिन्यू करेगी, और नहीं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अभी कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? हाँ, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और ये कंटिन्यू करेगी जब तक हम इसको क्या कर दें? हाँ, वेरी गुड। अनलेस, सुनना ना तो शब्दों को सुनना, ऐसे बोला न्यूटन ने, अनलेस इट इज कंपेल्ड, एक शब्द उठा COMPELLED। कंपेल्ड क्या होता है? कंपेल्ड वाले आपको मजबूर कर रहे हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, मजबूर करा जा रहा है। लेकिन पढ़ाई में मजबूरी नहीं होती, पढ़ाई को खुद अपने मन से होती है, मजबूर वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ते। और क्या कह रहे हैं कि अनलेस इट इज कंपेल्ड, जब तक हम इसे कंपेल्ड न करें बाई सम एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, और जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता वो कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। नींद पूरी करना जरूरी, बिस्तर में लेटे रहना जरूरी। और आपकी शुरुआत में सुबह हमें जंग लड़ी जाती है, बिस्तर छोड़े सुबह उठे, और ये मजबूर किया जा रहा है। ट्यूशन का टाइम 7 से 8 हो गया, नहीं हम कंफर्ट जोन में ही रहते। तो यही इन्होंने कहा न्यूटन ने, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और कोई बॉडी रेस्ट में और रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगी, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अनलेस, जब तक उसे कंपेल्ड न किया जाए, मजबूर न किया जाए बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज स्टेट। क्या चेंज करना? टू चेंज दैट इन स्टेट्स, उनके स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा उसे मजबूर न कर दे। अब जरा पूरा लॉ का स्टेटमेंट तैयार हो गया, तो ये जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं इसमें छेड़खानी ज़्यादा नहीं की जाती। जो लॉज हमें दे दिए गए, ये लगभग 1642 में जन्म हुआ था और 1727 में की डेथ हुई न्यूटन की। इनके बीच में ये एक्सपेरिमेंट हुए। आइजैक न्यूटन पूरा नाम था, पूरा नाम क्या है ना? हाँ, और आइजैक न्यूटन ने ये डिस्कवरी की और ये स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। जरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ो जोरदारी से, कोई एक बच्चा। along the straight line unless it is compelled by some external force to change its state। हाँ, वो अच्छा। Every body continue in a state of rest or state of uniform motion along the straight line unless it is compelled by the some external force change that in a state। जरा नाम बताओ अपना। अच्छा बोला। आदित्य एटावा से, कहीं और से, उन्नाव। हाँ ठीक, अच्छा बोला। तो चलिए, एवरी बॉडी कंटिन्यूइंग इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। तो हमें ये लग रहा है ये वाली बातें को हमने अलग ली थी। मुझे मेरे हालात पर रहने दो, बोलो। और ये पूरा जो लेक्चर हमने दिया था, पूरा लेक्चर इनर्शिया, आज उसने समराइज कर दिया। और इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसको हम एक नाम और देने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? अच्छा, ये फोर्स नहीं, आज हमें एहसास हुआ, आज नहीं हमें ये लगा कि ये फोर्स में कुछ तो है, कुछ तो दम है। फोर्स इज समथिंग।
आप आज आप समझ लो कि फोर्स यानी ये फोर्स में कुछ दम है, फोर्स इज समथिंग समथिंग दैट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। और आज हम ये बोलने लायक रहे, इसी स्टेटमेंट से हमें ये सीखने को मिला, इसको दूसरे लहजे में बोला जाए फोर्स इज समथिंग, हम फिर फोर्स पर आ गए। फोर्स इज समथिंग दैट जो कि चेंजेस करेगा द स्टेट ऑफ द रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। तो अगर फिर आज हम पूछें, आज हमने एक लेक्चर लेने का दूसरा लेक्चर शुरू किया और आज हम पूछें भैया बताओ फोर्स क्या है, व्हाट इज द फोर्स, तो आप क्या जवाब दोगे? फोर्स इज समथिंग समथिंग दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो लॉ है, एक्चुअली इस लॉ ने हमको क्या दिया? ये पहला लॉ हमें इसकी डेफिनेशन दे रहा है, ये हमें फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है। क्या कह रहा फोर्स के बारे में ये न्यूटन? Force is something that changes state of rest or change state of uniform motion of a body. हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब आप समझ रहे हो कि ये जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ने गिव द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, ये हमें क्या दे रहा है बेटा? ये हमें फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है, ठीक है? ध्यान रखना, पहला लॉ हमें क्या देता है? फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है और आइडिया दे रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। एक हमें इनर्शिया का आइडिया देते हुए फोर्स के बारे में बता दिया उसने। क्या इसने, इस लॉ ने क्या फोर्स का मेजरमेंट किया, केवल फोर्स का डेफिनेशन दिया? हाँ, वेरी गुड। इस लॉ ने केवल नहीं फोर्स का डेफिनेशन दिया है, इसका मेजरमेंट करने के लिए हमें भी लॉ निकालना पड़ेगा, सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ आएगा हाउ कैन वी मेजर दिस टाइप ऑफ एनी फोर्स। ठीक है, बात समझ में आई? और फर्स्ट लॉ तैयार कर लिया। फर्स्ट लॉ इज आर द लॉ ऑफ इनर्शिया, और जिस तरह हमने लिखाया वैसे ही आप तैयार करेंगे। दैट विल गिव द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। आज हमें समझ में आए फोर्स इज समथिंग समथिंग दैट आइदर चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, चलिए देखिए फिर एक बार, ये एक डब्बा बना दिया, ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक माने हम फिजिक्स में क्या बोले, आइदर वी से द बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट, है ना? और ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और इसके पास नहीं कैरेक्टर है, चरित्र है। ये भी न्यूटन ने दिया था। मास, अगर बॉडी है तो क्या होगा इसके पास में? और अल हम आपको बता रहे हैं जितना ज़्यादा मास होगा और नहीं वो अपने स्टेट में चेंज करने का ज़्यादा अपोज करेगी। और फिर इस मास को फिर हमने जरूरत पड़ने पर इस मास को यार बोला जाए तो एक नाम और दे दिया हमने, इनर्शियल मास। मैं अच्छी बात है, और इनर्शियल मास इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बिकॉज नहीं द मास नहीं मेजर द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा अपने स्टेट में चेंज होने के लिए, उतना ही हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए ऐसा करते हैं, ये तो अभी रेस्ट में है, और रेस्ट में है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का एक मास है। अगर यही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, चलिए अब ये मोशन में आ गया, और जिस समय हमने स्टडी किया उस समय इसका वेलोसिटी v है और मास m है, और अब इसके पास दो चीज़ें दिखाई देने लगी। इसके पास अपना खुद का पर्सनल मास भी है और अब ये मोशन में आ गया। और मोशन में आने पर इसकी अपने पर्सनल चीज़ और इसमें अराइज होगी, वो क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, वेरी गुड। तो फिजिक्स में अभी अभी इन दोनों का मिला के हमें स्टडी करना होता है, मतलब मास एंड प्लस वेलोसिटी।
इनका अमाइंड इफेक्ट क्या करना होता है, इसका अमाइंड इफेक्ट क्या बनेगा, अगर बॉडी मोशन में आ गई तो क्या इफेक्ट देगी। जैसे नहीं ये दीवार ये बनी हुई है और ये जो है ये इन्हीं आर है और ये इन्हीं मान लो बड़ा था। अब इन्हीं दोनों सेम वेलोसिटी से हमने आगे बढ़ा दिया। एक इन्हीं ऊपर आर बनी हुई है और नीचे ट्रक बना हुआ है, सेम वेलोसिटी से दौड़ा दिया। ये दीवार बनी हुई है, अंबुजा सीमेंट से जुड़ी हुई दीवार है, ये सेम वेलोसिटी से टकरा दीजिए और लाइट करा दीजिए दीवार पर, वो और ज़्यादा इफेक्ट देगा दीवार पर। हाँ, जबकि वेलोसिटी दोनों सेम था, है ना, लेकिन मास ने ज़्यादा है। वो अकेला मास ने काम नहीं किया, हमें ऐसे सवालों में हमें मास नहीं और वेलोसिटी या टोटल अमाइंड इफेक्ट देखना होता है। तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे 11th में एक फिजिकल क्वांटिटी और इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। और वो फिजिकल क्वांटिटी जो हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं उसमें यही मास और वेलोसिटी का हम अमाइंड इफेक्ट क्या करते हैं उसकी मदद से। और वो तब जब वो बॉडी मोशन में हो, और मोशन में जब बॉडी होती है तो उसके पास दो चीज़ें अवेलेबल है, मास है एंड वेलोसिटी, और हम उसे अमाइंड इफेक्ट चेक करने जा रहे हैं। तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, आप सब जानते हैं उसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, और मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम निकाला अब जाता है जब बॉडी इसमें होती है। तो उसका हमें क्या चेक करना, टोटल, सुनना ध्यान से, क्वांटिटी। हमने क्वांटिटी पहले क्या लगा दिया, और टोटल क्वांटिटी ऑफ रेस्ट या टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन। हाँ, वेरी गुड। और टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, सुनना ध्यान से मेरी बात, POSSESS, पजीस। पजीस माने जानते हो क्या होता, पजीस रखना, कंटेन करना। एक शब्द और है हमारी डिक्शनरी में, कंटेन। और टोटल यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन लिखा, टोटल यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस जो रखी जाती है बाई ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। इसी बॉडी के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसी को हम फिजिक्स में क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मोमेंटम। उसे हम फिजिक्स में क्या बोलेंगे, हाँ, मोमेंटम। वेरी गुड। तो ये मोमेंटम हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको मोमेंटम पढ़ाया जाएगा। तो मोमेंटम फिजिक्स की डिक्शनरी में हमने इसको स्टडी किया। तो ये डेफिनेशन क्या बोली जाती है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, मतलब जिसमें हम उसका फिजिक्स में मीनिंग निकाल पाए, फिजिक्स में उसका अर्थ समझ पाए। और ये जो लिखा हुआ है, दिस इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोल रहे हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन में, टोटल, हाँ। अब अगला प्रश्न ये उठेगा, हाउ कैन वी मेजर इट। फिजिक्स में हमें मेजरमेंट करना है ना। तो एक बच्चे से पूछा गया ये मेजरमेंट कैसे करोगे, और मेजरमेंट करने के लिए जो हम आपको फॉर्मूले देते हैं, जो हम डेफिनेशन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो डेफिनेशन क्या कहलाते हैं। हाँ, और एक तो ये हो गया क्वालिटेटिव डेफिनेशन जिसमें हमें फिजिकल मीनिंग समझ में आती है, हमें डिक्शनरी मीनिंग समझाई जाती है, और इसमें वो जिसकी मदद से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं। और हाउ कैन वी मेजर, इसके लिए कौन सी डेफिनेशन दी जाएगी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन और फिजिकल मीनिंग, या जो डिक्शनरी मीनिंग है। और डिक्शनरी मीनिंग बताने के लिए या फिजिकल मीनिंग बताने के लिए या इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन देनी होती है। और क्वालिटेटिव डेफिनेशन समझ में आ रही है कि मोशन के दरमियान ही क्या करेंगे, दैट विल गिव द टोटल एनी क्वांटिटी ऑफ मोशन।
जिसमें टोटल क्वांटिटी में मास अपना रोल प्ले करेगा और वेलोसिटी रोल प्ले करेगा, दोनों टोटल इफेक्ट चेक करेगी। तो फिर मेजरमेंट करने के लिए फिजिक्स में क्या सिखाया गया, क्या एम और वी को जोड़ा जाता है या एम और वी को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं? हाँ, और यही को सीखना आप लोगों को। और मेजरमेंट करते समय हमारे साइंटिस्टों ने ये कहा कि जब इसका टोटल नहीं क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं आप मेजर करेंगे तो ये टेक द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, तो आपको मास नहीं और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेके सॉल्व करना है। और ये कंबाइंड इफेक्ट दे देगा हमें मोशन का, क्या प्रभाव देगा, क्या आउटपुट निकाल के देगा ये। और ये इसका सिंबल होता है पी, और पी बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। और ये कौन सी डेफिनेशन दे दी हमने आपको? हाँ, तो आप थोड़े बड़े बनो और हमें हर चीज़ का डिक्शनरी मीनिंग भी पता होना चाहिए और हमें उसका मेजरमेंट करने का तरीका भी पता होना चाहिए। मतलब हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, और हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी डिक्लेयर होनी चाहिए। और P बराबर एम इंटू वी, और इस मेथड से हम लोग इसको मेजरमेंट कर लेंगे। P बराबर एम इंटू वी, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ M को स्केलर होता है, मास स्केलर है, और V और यहाँ पे वेलोसिटी है, नॉट द स्पीड, यानी हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें ये क्या मिला, मोमेंटम वेक्टर मिला। और अगर वेक्टर है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की जब जरूरत पड़ेगी तो अब लिखेंगे P वेक्टर इक्वल टू M इंटू वी वेक्टर, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या बना लेंगे, SI यूनिट में देखो ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और टोटल यूनिट क्या बनी, हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, सुनो जरा ध्यान से, जब हमें ये पता चले गया कि ये टोटल यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन है अनटेन्डली बाई ए बॉडी एंड इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। जरा देखना, मेरे पास दो बॉडी है, वी हैव द टू बॉडीज एंड हैविंग द सेम मास, मास मेरा सेम है और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है। और चलिए आइए, मोमेंटम मतलब फर्स्ट बॉडी कैसे निकालोगे, हाँ, और ये हो गया m इंटू v1, वेरी गुड। मोमेंटम ऑफ यानी सेकंड बॉडी बोलो, मोमेंटम का सेकंड ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा m इंटू v2, ठीक है। एक को हमने P1 एज्यूम कर लिया, एक को P2 मान लिया, ये रहा। तो अभी ये जो एग्जाम्पल आपके सामने उठाया है, चलो मान लो केस नंबर 1 ले लेते हैं। और इसमें कौन सा यानी पैरामीटर है जो दोनों के लिए सेम है, मास नहीं सेम है, या अभी फिलहाल वेलोसिटी सेम है, या अभी दोनों का मोमेंटम सेम है, मास सेम है, वेरी गुड, मास सेम है। अगर अल्को हमें रेशियो निकालना पड़ जाए ऐसी समस्या में जिसमें मास नहीं सेम रखा गया, तो हम उस समय स्टडी कर रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं, जब दो ऑब्जेक्ट हैं या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दे दी जाए आपको और हमें मास नहीं सेम कर दिया जाए, तो P1 अपॉन P2 का फार्मूला और क्या बन जाएगा, हाँ, जब मास नहीं सेम होता है तो सारी की सारी डिपेंडेंसी वेलोसिटी पे आ जाती है। जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा। लेकिन ये वाली बातें उस समय जब मास कैसा रखा गया, हाँ हाँ, तो ये केस नंबर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, जब मास सेम रखा गया और ये P1 लिखा है, इसके सामने V1 लिखा हुआ है, P2 लिखा है, इसके सामने V2 लिखा है, रेशियो फार्मूला बना लिया। और रेशियो फार्मूला हमें ये एहसास करा रहा है सेम प्रपोर्शन में ये रेशियो बना रहा है। और जब सेम प्रपोर्शन में रेशियो बन रहा है, इसका सीधा मतलब फिजिक्स में क्या निकाला जाए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मोमेंटम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो गया।
हाँ, लेकिन ये वाली बात नहीं होगी जब हमारे दोनों नहीं ऑब्जेक्ट का मास ऐसा रहा। और यहाँ लिखना होगा सिंस नहीं m जो है बराबर कांस्टेंट है। जब m बराबर कांस्टेंट होगा तो फिर ये फंडा हम अप्लाई कर लेंगे। जब दो बॉडीज हैं दोनों के मास सेम हो, यकीन मानिए उस बॉडी जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। और ये बात समझ में आ रही है। पेपर में परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया कि भैया ऐसी सिचुएशन में जहाँ मास कांस्टेंट रहा उसमें मोमेंटम और वेलोसिटी में कोई ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप लोग? कैन यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द मोमेंटम एंड वेलोसिटी? अगर फिजिक्स में दो वेरिएबल है ए और बी, उनमें सीधा रिलेशन ये आता है और हमें ग्राफ का नेचर कैसा बन आता है? दो वेरिएबल है, कोई हमारी जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन है इनक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाला वेरिएबल कौन सा माना जाएगा? और ये वाला कंपटीशन में परीक्षाओं में ये प्रश्न आ गया कि मोमेंटम और वेलोसिटी में कैन यू ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन द मोमेंटम एंड वेलोसिटी व्हेन द मास रिमेन कांस्टेंट। ये लीजिए बन गया। लेकिन जब आपने ये बनाया उस समय ये कंडीशन जरूर याद रखना है। इसमें m बराबर क्या लिया आपने? चलिए बनाइए। हाँ बनाइए। लो ये सवाल बातों में लग गए। यही इसलिए कोटा लंदन दिल्ली भागते हो। और ये हो गया मोमेंटम और वेलोसिटी में इन प्लॉट हमने ग्राफ करके दिखा दिया जबकि मास रिमेन कांस्टेंट। केस नंबर 2 में डालिए, केस नंबर 2 उठाइए। केस नंबर 2 अभी हमने मास कांस्टेंट लिया, अब हम चाहते हैं कि क्या कांस्टेंट मान ले दोनों बॉडी में। हाँ, अब जरा इसको भी स्टडी कर लो बेटा। केस नंबर 2 डालिए। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन मेरी फिजिक्स में आ रही हो जिसमें दो यदि बॉडीज दे रखी हैं, अभी हमने ट्रक और बस वाला एग्जाम्पल लिया था, इसमें वेलोसिटी सेम ले लीजिए, मास में डिफरेंस ले लीजिए और वेलोसिटी सेम हो गया। और वेलोसिटी सेम हो गया तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 मोमेंटम निकालिए। मोमेंटम अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यानी P1 बराबर m1 इंटू वी। दूसरी यानी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आइए। हाँ वेरी गुड। तो ये हो गया P2 बराबर m2 इंटू वी। जरा इनका रेशियो फार्मूला रेशियो बनाइए। रेशियो निकालिए। P1 और P2 बराबर क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गई। रेशियो निकालते समय यहाँ पर ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? हाँ वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है या सेम है। ठीक, वेरी गुड। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप जरा देखो नहीं, इसमें मास की वैल्यू इम्पोर्टेंस बढ़ गई। जब वेलोसिटी सेम रहेगा तो हम आएंगे, जब वेलोसिटी सेम है तो एक ने ये मान लो r है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, मास m है और उसी समय एक ने हमने टक ले लिया, वेलोसिटी सेम है और मास बदल गया। चलो मास mt मान लो, इसका मास mc मान लो। तो यकीनन हम सब जानते हैं मास अपने टक ग्रेटर देन मास अपने r। अब आइए मोमेंटम इसका ज़्यादा माना जाएगा। और यानी अपना इसके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन जो कंटेंट किया वो ज़्यादा होगी और ये जब इससे टकराएगा वो ज़्यादा प्रभाव छोड़ देगा वो। और ये यहाँ पर ये रिलेशन बन के आया है। P1 अपन P2 की वैल्यू M1 अपन M2 बन के आ गई है। P1 के सामने M1 लिखा हुआ, P2 के सामने M2 लिखा हुआ। सीधा प्रोपोर्शनल रेशियो है ये और सीधा रेशियो है। और इसका मतलब नहीं ये हो गया P इज प्रोपोर्शनल टू M। बोलिए हाँ, मास की वरीयता होगी, मास को प्रीडोमिनेंट मान लिया हमने। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह के रिलेशन बन के आएगी
और हमने फिर एक बार पूछ लिया गया कि भैया ऐसा करो कि आप मोमेंटम में और मास में एक ग्राफ नहीं प्लॉट करो, और कैन यू ड्रॉ ए प्लॉट नहीं बिटवीन द मोमेंटम एंड मास व्हेन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। और ये लीजिए, इसमें क्या कांस्टेंट कर दिया हमने, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया तो मोमेंटम और मास में जो रिलेशन आया वो भी लीनियर आया है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आई है, बना लो। और एक सवाल ऐसे भी बनेंगे हमारे यहाँ जिसमें मास भी डिफरेंट है और वेलोसिटी भी डिफरेंट है दोनों बॉडी में, लेकिन मोमेंटम सेम रहा, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। वी हैव द टू बॉडी हैविंग द सेम मोमेंटम, या वी हैव द टू बॉडीज हैविंग द डिफरेंट masses in it and they are moving with the different velocity but नहीं हैविंग द सेम मोमेंटम। जैसे एक बॉडी ये है, ये थर्ड डालिए, ये लीजिए, ये बॉडी है, एक बॉडी ये है, वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 है, बोथ आर डिफरेंट, मास m1 है और इसका मास m2 है। ये ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 डाल दीजिए, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मोमेंटम अपना फर्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट, मोमेंटम में नहीं अपने फर्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है ना इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई न्यूमेरिकल सवाल आप लगाएगी तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्या कंक्लूजन निकाला जाए, m1 v1 इक्वल टू, बोलो बेटा, m1 v1 बराबर क्या आ जाएगा, m2 v2, वेरी गुड। तो क्या यहाँ पर उन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो निकाला जा सकता है, कैन यू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। चलिए आइए v2 अपॉन v1 निकाल दिखा दीजिए हमें। हाँ, तो देखो v2 के सामने क्या लिखा हुआ है और v1 के सामने, तो ये सीधा रिलेशन बना रहा है या उल्टा रिलेशन बना रहा है, फिजिक्स में उल्टे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और v इज हियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर दो नए ऑब्जेक्ट हैं और उनके मोमेंटम सेम है तो यकीन मानिए जो हल्का वाला मास की बॉडी होगी वो ज़्यादा तेज दौड़ेगी। ए बॉडी ऑफ द लाइटर मास ने एक्वायर द मोर वेलोसिटी, वो बॉडी जिसका मास नहीं कम होगा वो ज़्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी, क्योंकि मोमेंटम आप सेम बता रहे हो। और ये चीज़ें अभी दिमाग में सेट करना है, इनको हल्के मत लेना, ये क्या पढ़ाने लगे, इनसे क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाएंगे। मास नहीं कम है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, होगी, लेकिन ये सारी बातें बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि मोमेंटम कैसा रखा गया था। हाँ, नोट कर लीजिए, ए थर्ड, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट रखा जाएगा देयर वी सी दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। इसका मतलब नहीं ए नहीं, मान लो ये, मान लो m1 नहीं यहाँ पर नहीं ग्रेटर देन m2 का सवाल आ गया, और आई कौन सी बॉडी हल्की होगी लाइटर होगी, ये वाली, दूसरी वाली या पहली वाली, नहीं m1 यानी ग्रेटर देन बोला है, m1 ग्रेटर देन m2, m1 यानी ज़्यादा है और m1 जब ज़्यादा और पहली वाली हल्की कैसे हो जाएगी जब मास ज़्यादा है, और एक यानी लाइटर है और एक हैवी है, कौन सी लाइटर हो गई, हाँ, ऑब्जेक्ट नंबर 2 लाइटर है, हल्का है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 यानी हैवियर है। हम ये दावा कर रहे, क्लेम कर रहे कि ये दोनों यानी बॉडी के मोमेंटम इक्वल है ड्यूरिंग देयर मोशन। अब आई ऑन फास्ट यानी मूव कर रहा होगा, ऑन स्लो मूव कर रहा है, हाँ अरे बोला करो बेटा, अबे हम नाम याद नहीं, नाम की लिस्ट रखा रहेंगे, अब जिसका नाम लिया जाए वही बोला करो, है ना।
और अब इसमें क्या है, जो लाइटर वाली बॉडी है उसका वेलोसिटी ज़्यादा हो गया और जो हैवियर वाली उसकी वेलोसिटी कम हो गई। लेकिन ये क्लेम तभी हो रहा है जब मोमेंटम ऐसा रखा गया कॉन्स्टेंट। और ये चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन करनी चाहिए जैसे ही हम कोई मोमेंटम का सवाल उठाते हैं। क्योंकि हमें कोई चीज़ रटनी नहीं है, हमें चीज़ों को अंदर दिमाग में डालना है, दिल और दिमाग दोनों में डालना है ताकि ये परमानेंटली फीड हो जाए। प्रश्न पढ़ते ही हमें उनके सवाल बनने लगे। तो अब चलो ये प्रश्न आया जिसमें हम ये कर पाए कि इसमें यानी जो ड्रॉ यानी ग्राफ में बिटवीन द वेलोसिटी एंड मास, क्या अपनी वेलोसिटी में और मास में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? अच्छा एक चीज़ हमने लिखा v प्रोपोर्शनल टू 1/m, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं m प्रोपोर्शनल टू 1/v? हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप काफ़ी समझदार हो गए। ऐसे अभी लिखना नहीं ज़िंदगी में। उन्होंने आज जैसा वेलोसिटी ज़्यादा हो गया अब मास कम कर दो, ऐसा नहीं। मास यानी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मास ऐसा वेरिएबल है। हाँ, तो हमें इनमें जब ये रिलेशन बनाएंगे तो हमें v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m लिखना होगा। अच्छा, अब प्रश्न वही आ गया कि अगर फिजिक्स में a और b दो यानी वेरिएबल है और इस तरह के रिलेशन बने आए जिसमें b को डबल करेंगे a आधा हो जाएगा या b को आधा करेंगे तो a डबल हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है। इफेक्टिवली आप बताओ ऐसे सवालों में जब उल्टे रिलेशन बने आते हैं तो ग्राफ का नेचर कैसा होता है? हाँ, जिन बच्चों को ये बात पता है वो 95+ क्लब में अपने आप आ गए। जिन बच्चों को ये चीज़ें पता होने लगी 2 या 2.5 महीने मेहनत के बाद, तो ये हम लोग आपने यकीनन बहुत अच्छा कर पा रहे हो। बहुत बड़ी बात बता दी आपने। और इफेक्टिवली ये चीज़ें हमने पहले इसमें इस समय ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा उसका नेचर कैसा मान लिया गया? हाँ, ये हमने बहुत पहले आपको समझाया। ये b है और a है, अगर b की वैल्यू डबल कर देंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू 3 गुना कर दीजिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू अपनी नॉर्मल वैल्यू और 4 टाइम कर दीजिए और a की वैल्यू क्या रह जाएगी? और यहाँ देखो ये हम बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं और ये क्या होता जा रहा है? हाँ, और जब ऐसे पॉइंट को लेकर हमने ग्राफ प्लॉट किया हमने तो आप लोगों को नहीं ये सारी चीज़ें समझनी और जैसे ये 2 3 ऐसे 4 पॉइंट बना लिए और हमने चलो मान लो ग्राफ यहाँ से शुरू किया, ये लीजिए। और जब ये इनिशियल वैल्यू थी उस समय ग्राफ की वैल्यू ये थी, ये की वैल्यू ये थी, और हमने जैसे ही डबल कर दिया वैसे ही ये आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट तो इधर आ गया। ये डबल कर दिया, इधर ये वैल्यू आ गई, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, फिर हमने 3 गुना कर दिया और ये पूरे 1/3 हो जाएगा और इन ये लगभग 1/3 की वैल्यू ये आ गई। इन तीनों पॉइंट को मिलाइए, इन तीनों पॉइंट को मिला के जो ग्राफ बनेगा वो कैसा मान लिया जाएगा? हाँ, तो आपको प्रैक्टिस करनी और ये हाइपरबोलिक नेचर का ग्राफ बनाने की कोशिश करो, बनाइए ग्राफ। और ग्राफ में विल बी हाइपरबोलिक इन नेचर। और ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और ये जब आपने यानी ग्राफ बनाया, इसका नेचर हाइपरबोलिक बनाया है वेलोसिटी के बीच में और मास के बीच में, तो फिर ये इस समय क्या कांस्टेंट रखा गया? अब हाँ, और मोमेंटम कांस्टेंट रखा गया, नोट कर लीजिए। हो गया? अच्छा, वेरी गुड। हाँ बस, और ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आज की डेट में फिजिक्स में पी लिख दिया जाए तो आप इसको समझा दोगे पी फॉर पापा या पी फॉर मम्मी या पी फॉर मोमेंटम? वेरी गुड, अच्छा बोला। और चलो बताओ ज़रा हमें, बहुत ध्यान से सुनना, ये डेल्टा सिंबल जो हम लगाते हैं इसका मतलब जानते हो? ये चेंज अ सिंबल है, चेंज, हाँ चेंज अ सिंबल है। और चेंज भी जनरली कैसे लेते हैं हम लोग?
हाँ, और ये स्मॉल बोलो या ना बोलो, हम समझ लें चेंज है, स्मॉल है, डिफरेंट है। और अगर चेंज वेरी 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 स्मॉल हो तो अगर वेरी 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 स्मॉल चेंज हो तो हम सिंबल ऑफ ना लेंगे। वेरी 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 स्मॉल चेंज, उसके लिए फिजिक्स में सिंबल होता है स्मॉल डी। वेरी गुड। या फिर ये बार बार वेरी वेरी ना बोलो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज ऐसे बोलेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन हम लोग अपडेट हो रहे हैं, हम लोग ये सारी ये जो है डॉट 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 ये हमने अंडरलाइन कर दिया, ब्लॉक में बंद कर दिया। इसको बोलेंगे या नहीं बोलेंगे दोनों आप कर सकते हैं। बोल भी दिया तो भी समझ लेंगे कि हाँ इसमें है, और नहीं बोला तो भी समझ लेना इसमें स्मॉल चेंज है, तो सिंबल ऑफ बना हुआ है। हाँ, और पी फॉर मोमेंटम हो गया। चलिए आइए, डी पी क्या होगा? डी पी हाँ, अच्छा बोला। और अब आप पढ़ने को लगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर यही फंडा अप्लाई किया जाए और टी फॉर क्या होगा? वर्ड मीनिंग ऑफ टी टाइम। अच्छा बोला, टी फॉर टाइम इन बाई फिजिक्स। चलो और डी टी बोलो। डी टी क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। हाँ, और फिजिक्स की लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इन द मैथमेटिक्स। और अगर हाँ, आप सभी लोगों का फिजिक्स को लगभग अच्छा होता है, लेकिन मैथ थोड़ा अच्छा कर लो तो फिजिक्स और भी अच्छी हो जाएगी। कहते हैं बायोलॉजी वालों की फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर होती। नहीं, ऐसा नहीं होता, उनकी फिजिक्स कमज़ोर नहीं होती। बायोलॉजी वालों की फिजिक्स अच्छी होती है, लेकिन उनका कमज़ोर क्या हो जाता है? हाँ हाँ, उसी में आपको मजबूती हासिल करनी है। आपको मैथमेटिक्स जो टूल हम बताते हैं उनको अच्छे से पढ़ा करो। तो ये हो गया इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। अच्छा, अगर नहीं फिजिक्स में ये ऊपर एक वेरिएबल है चेंज इन मोमेंटम, और हम तो बड़े हो गए और हम डी पी को क्या बोला करेंगे? हाँ, वेरी गुड। और क्या नहीं बोलेंगे? हाँ, ऐसे नहीं बोलेंगे, समझ लेंगे, बस मन में समझ लेंगे हाँ ऐसा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। और इसमें डी पी में हमने ये जो आप बोल रहे हैं इनफाइनाइटेसिमली, सुनो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम। हाँ, चेंज इन टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल है ना। और ये जो यहाँ पर है नहीं डी टी का हमने डिवाइड कर दिया, तो हम आएंगे हमने स्मॉल टाइम इंटरवल का डिवाइड कर दिया। अब ज़रा ये सोचो, दिमाग पर जोर डालिए कि अगर किसी भी फॉर्मूले में टाइम का डिवाइड होता है तो आप समझ लेते हो आपने क्या कर दिया? आपने रेट ले लिया। हाँ, क्या ले लिया आपने? रेट। हाँ, रेट किसके साथ लिया अभी आपने? हाँ, वेरी गुड। आप पढ़ने लगे, या तो आप रेट बोलो या फिर पूरा पूरा बोलो टाइम रेट। वेरी गुड। हाँ हाँ, बस। और जैसे ही हमने डी टी का डिवाइड कर दिया, इट मीन्स वी टेक द टाइम रेट। इसका भैया टाइम रेट लिया ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, इसका टाइम रेट निकाल रहे हो आप। हाँ, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम रेट निकालते, इसका मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि हर एक सेकंड में, इन एवरी ईच सेकंड में उसका मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है। मैंने यू हैव टू नोटिस द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एक बच्चा बोला इसको ऐसे बोलो भाई, क्या बोला उसने? चेंज इन मोमेंटम, बोली चेंज इन मोमेंटम
हाँ वेरी गुड, पर यूनिट टाइम। तो अगर हम एक बार फिजिक्स में ये कोडिंग करना सीख ले तो हमें आगे ये चीज़ें बहुत सरल हो जाएगी। तो ये विंडो बनाइए अपने लिए ओनली फॉर यू, और इस विंडो में ये सब पढ़ना लिखना सीख लो। ये लीजिए, ये पूरा विंडो में बंद कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। और अगर ये डी पी और डी टी लिखा हुआ मिल जाए या डेल्टा पी और डेल्टा टी लिखा हुआ मिल जाए तो आप पढ़ लेंगे। ये दोनों फार्मूले एक ही बात है, दोनों एक ही बात समझा रहे हैं। इसमें टाइम इंटरवल वेरी 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 स्मॉल हो गया, इसमें टाइम इंटरवल पर्याप्त है ऑब्जर्वेशन के पास। बहरहाल इसका मतलब ये हो गया कि आपको रेट निकालने के लिए बोला जा रहा है, टाइम रेट निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है पर यूनिट टाइम। नोट कर लो, आगे बढ़े। हाँ तो हाँ, अभी हम आपको फर्स्ट लॉ से शुरू किए थे, हम धीरे धीरे सेकंड लॉ की ओर बढ़ रहे हैं। कौन से लॉ की ओर बढ़े हम लोग? हाँ, डायरेक्टली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखना सुनना जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है डी पी अपॉन डी टी। अब आप इसे पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, वो अच्छा बोला। एल प्लस में यही है, डी ओवर डी टी ऑफ पी। एल प्लस आप पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा पढ़ा, वो अच्छा। अभी हमने वो बोला भी नहीं, आपने पढ़ भी दिया। डी ओवर डी टी ऑफ पी एल प्लस के नज़रिए से है। जब कोई न्यूमेरिकल लगाई और मैं ऐसे ही पढ़ दिया डी ओवर डी टी ऑफ पी। लेकिन अभी आप पढ़ो, अभी आप ट्रेडिशनली पढ़े अभी। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अरे ऑफ ए बॉडी, बॉडी होगी ना। अच्छा, और हमारे वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि वास्तव में ये जो है इसी बॉडी को जो फोर्स अप्लाइड करते हैं, ये जो मोमेंटम चेंज है वो फोर्स की वजह से होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यानी फोर्स ने अप्लाइड। क्या बोला उसने? फोर्स ने अप्लाइड, या फिर आप ऐसे बोल दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अप्लाइड पहले बोल दो। हाँ चलिए, तो ये पढ़ के सुनाओ अब हमें। फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स में पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। ये राइट, ये रेट है, रेट के पहले क्या लिख सकते हो आप लोग? तो हम पढ़ के सुना रहे, तुम लोग सुनना। स्टेटमेंट हम क्या रिलीज करने जा रहे हैं। हाँ, वो रटेंगे नहीं, समझेंगे कि उसने क्या बोला और हम आप याद कर लेंगे। ये फिजिक्स का फार्मूला हमारे सामने रख दिया गया, हम इसी को बोल और सुना देंगे। पहले राइट हैंड साइड बोलो। हाँ, टाइम नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। ये जो साइन लगा हुआ है, इसका साइन लगा हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। ये कहता है जितना चेंज इसमें होगा, और ये क्यों चेंज हुआ इसके लिए वजह और है, क्या वजह है जिससे चेंज हो रहा है। हाँ, इसी बॉडी को जब आप फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा हो, यकीन मानिए आपने फोर्स अप्लाइड किया होगा और स्टेटमेंट तैयार हो गया। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। हो गया। पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है और फिर ये पढ़ना है। अब जरा पढ़ सुनाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और ये कौन बना है? न्यूटन। हाँ, न्यूटन जब इसको बता रहा था तो उसने ये बात हमें और समझाई। ये कोई स्टार्टिंग बोल दिया उसने, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। ये कोई रिलेशन हमने दे दिया। जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये आया एफ नहीं हम कॉन्स्टेंट ए इंटू डी पी ओवर डी टी। फिर सुनना वो अच्छे तरीके से। हमारे वैज्ञानिक न्यूटन ने ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करा दिया।
बाद में उसने ये हम लोग अगर यानी इसका जो यूनिट जो है न्यूटन लेते हैं और इसका यूनिट यानी बोलो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं तो उस समय हमें ये इसको हटाना पड़ेगा। और जब उसने सिलेक्टेड यूनिट ली, फोर्स का यूनिट न्यूटन या डायल लिया, इसका SI या सीजीएस लिया, तो फिर वो एरा इसको हटाना पड़ेगा और ये न्यूटन ही आएगा। और आ रहा है ये न्यूटन। इस सिस्टम इंटरनेशनल हो या सीजीएस हो, जनरली इसमें SI में एक ही वैल्यू क्या रखी गई? हाँ, और ये कौन आ रहा है? आइजैक न्यूटन। अगर हम मैंने यूनिट को सही सलामत रखें, यूनिट का सिलेक्शन यूनिट यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, और यूजिंग यूनिट के रिस्पेक्ट में हमें ए की वैल्यू क्या रखनी होगी? हाँ, तो अब मेरी स्टेटमेंट जो थोड़ा सा बदला, स्टेटमेंट अब बदला, देखना जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने यहाँ से बोला स्टेटमेंट और धीरे धीरे यहाँ पर आ गए, ए की वैल्यू 1 हो गई। अब सीधे सीधे ये हो गया F बराबर dP/dt। और आज की डेट में अब हम जो है पढ़े जब निकलेंगे बाहर मोहल्ले में कोई मिलेगा उसको बताना ये है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें डायरेक्टली वाला साइन इसमें कन्वर्ट कर दिया है इक्वल साइन में। और अब आप मेरी आज की डेट में स्टेटमेंट बोलो, हाउ कैन रिलीज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। स्टेटमेंट कैसे बोला जाएगा न्यूटन का सेकंड लॉ? बोलिए। नहीं, अरे भाई फोर्स को पहले मत बोलो, पहले बोलो राइट हैंड साइड वाला। हाँ, अब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप नहीं बोलना ना, आपको ये वाला बोलना है इक्वल टू। हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से ये स्टेटमेंट रिलीज किया और अब हम यहाँ पर आ गए। और पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा ओम्हा हो गया। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आज की डेट में हम कहाँ पर आ गए? हाँ, वेरी गुड। चलिए बताइए मोमेंटम P के बारे में क्या जानते हैं? मोमेंटम P को कैसे बोला गया था? देखना सारे स्टूडेंट, F बराबर d/dt। हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। अब मोमेंटम को रिप्लेस करिए, मोमेंटम की वैल्यू आओ m/v। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये m जो है बॉडी का मास होता है अगर इंडिविजुअली देखा जाए, और मोशन के दरमियान क्या मास बदलता है या वेलोसिटी बदलती है टाइम के रिस्पेक्ट में? अगर ये मत भूलना, ये F जो लिखा हुआ है ऑफ ऑफ फोर है, अप्लाइड माने एक्सटर्नल। अगर ये बॉडी पर यानी नंबर ऑफ अपनी फोर्स लग रहे हैं 2 3 4 6 8 10 12, तो आप ऐसे अप्लाइड फोर्स निकालोगे। तो उसे अप्लाइड फोर्स को क्या बोल देंगे फिर हम? हाँ, फोर्स स्केलर फैमिली में नहीं आता, फोर्स वेक्टर फैमिली में आता है। तो उसके लिए फिर हमने जब बहुत सारे फोर्स लगेगी तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? तो अब आइए अप्लाइड फोर्स के नाम बदल दिए गए, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स और अप्लाइड फोर्स, इतने नाम ले लिए। इसमें ये d/dt ऑफ mb लिखा है, इसमें कौन सी चीज़ बाहर निकाली जा सकती है? m क्यों निकाल दिया बाहर? हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में m कांस्टेंट है। और d/dt अंदर क्या रह गया? v। चलिए लिखिए, f बराबर m, f इक्वल टू m dv/dt। लिख लिया सारे बच्चों ने? अच्छा, देखो जरा ध्यान से सुनना, फिर आपने पूछे बच्चों इस तरह पूछेंगे, धीरे धीरे बड़े बड़े जाओगे। वी फॉर क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी?
डीवी माने बोलो, ये हो गया इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। हमने इन्फिनिटेसिमल स्मॉल नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला, चलो डीवी में dt का डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में 9th में पढ़ के आ रहे हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेलोसिटी, द रेट ऑफ एनी चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है, अरे तुम लोग हो तो मास्टर, वेरी गुड, सब जानते हो। तो ये डीवी ओवर dt ये क्या हो गया, और हमारा फार्मूला क्या बना बोलो, एफ एम इंटू वी या एम इंटू ए, ये कौन सा साइंटिस्ट ये समझा रहा हमें, अभी देखना बेटा, सारे स्टूडेंट देखना, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर डी पी ओवर डी टी, और स्टेटमेंट हमने यहाँ से दिया था, और ये तुम्हें सारा जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल फार्मूले है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ इवन डेफिनेशन दे रहा फोर्स का, और सेकंड लॉ आते आते हमने क्या करना शुरू कर दिया, मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। हाउ कैन डिफाइन द फोर्स, हाउ कैन मेजर द फोर्स, फोर्स कैसे मेजरमेंट करोगे, फोर्स का मेजरमेंट करने के लिए आप क्या निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सवाल में नहीं दिया तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन दिया तो हमारे पास कितने मेथड हो गए निकालने, एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, हाउ कैन मेजर द नेट इन फोर्स, हाउ कैन मेजर द रिजल्टेंट फोर्स, हाउ कैन मेजर द अप्लाइड फोर्स, निकाल लोगे, वेरी गुड। और पहला लॉ को हमें डिफाइन करता फोर्स, और दूसरा लॉ क्या करेगा, फोर्स का मेजरमेंट करेगा, क्लियर। हाँ, और आज के लिए यही ठीक रहेगा। आपको करना क्या है, आप जब F बराबर एम इंटू ए लिख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, हाँ, तो आपका यही होमवर्क हो गया, अटेंडेंस होमवर्क नोट करो। आपको अटेंडेंस होमवर्क में F बराबर एम ए जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है उसको वेक्टर फॉर्म लिखिए। इन वेक्टर फॉर्म हाउ कैन वी सी द इन वेक्टर फॉर्म न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।